नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और आज गर्मा गर्मी में हमारा विषय है, हाल में लोकसभा के अंदर एक डिबेट होता है। ये डिबेट अमित शाह बनाम राहुल गांधी की तस्वीर अख्तियार कर लेता है। अमित शाह जहां राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मजाक उड़ाते हैं, तो राहुल गांधी का दावा है कि उनके दावों से सरकार घबरा गई है और कोई कंक्रीट जवाब नहीं दे रही है। तो कौन है सच्चा, कौन है झूठा, किसके दावे में है कितना दम, इसी को आज न्यूज रूम में परखेंगे हम। तो तमाम लोगों के साथ जो हमारे साथी होते हैं, चित परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत फिर से एक बारी नीरज जी के साथ। तो नीरज जी, ओपनिंग रिमार्क में हमें बताइए, अमित शाह और राहुल गांधी बनाम ये जो तस्वीर बनी लोकसभा के अंदर, अप्रत्याशित तस्वीर है, बेनिफिट किसको गया शुरुआती रुझान में? देखिए, आपने जीत हार की बात की, तो हारी तो इसमें लोगों की संसदीय प्रक्रिया में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा बची हुई है वो हारी है। आप किरदारों की बात करते हैं तो यूं तो संसद के अंदर ये कोई मैंने लंबे समय तक राज्यसभा कवर की है। संसद के अंदर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी गई हो। हमने माइक उखाड़ के दूसरे के ऊपर फेंकते हुए देखे हैं, बिल की कॉपी एक नेता से छीन कर उसके कागज़ के धुर्रे हवा में उड़ाते हुए देखे हैं। हमने देखा है कि नेता इतने एग्रेसिव हो गए कि मार्शल उनको कंधों पर लाद के बाहर ले गए। ये सब देखा है। लेकिन यहाँ पर मामला देश के गृह मंत्री जो सरकार में नंबर 2 का रुतबा रखते हैं, उनका बनाम देश के एलओपी, जिसे विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कहा जाए, उनके बीच का है। देखिए, अमित शाह बात करते करते जिस तरह से एग्रेसिव हुए वो काबिले गौर तो है। उसे मैंने जितने आपको पुराने उदाहरण दिए उनके साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अमित शाह राहुल गांधी ने टोका टाकी की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की जो एग्रेशन थी, जो आक्रामकता थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसे मैं अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा बहुत उसका आकलन करूं तो वो ये ऐसे कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, तुमने क्या कहा, या मैं ये क्या कह रहा हूं ये तो अलग बात थी। बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, जैसे तुम हो कौन मेरे सामने। ये एक अंदाज था जो कि आपत्तिजनक अंदाज है। आपने एक बात कही कि सरकार घबरा गई है, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया। ये जो डरा हुआ जवाब था, राहुल गांधी ने ये पटल पे कहा। मैं भी ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि जो आलोचना भी कर रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये अमित शाह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो राहुल गांधी के सामने अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे। तो मेरा ये मानना है साइकोलॉजी में कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दरअसल एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की मिरर इमेज होता है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का डिफेंस मैकेनिज्म है। दरअसल ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की छाया थी, जो शायद ये कह रही थी कि चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भी ये शख्स अपने तेवरों के अंदर नरमी क्यों नहीं ला रहा है। चुनाव दर चुनाव हारने के बाद भी इसके सोशल मीडिया से लेकर, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पप्पू इमेज बनाने की तमाम मुहिम के बाद भी इस आदमी के तेवरों में कमी क्यों नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि शायद ये वो कॉम्प्लेक्स था जिसने देश के गृह मंत्री को इतनी आक्रामकता उनके बिहेव में ला दी। अगर आप हार जीत की सीधी बात करते हैं तो सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच का नेता होने के नाते, देश कैबिनेट का इतना सीनियर नेता होने के नाते और देश का गृह मंत्री होने के नाते इसमें अमित शाह को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इस मोर्चे पे ये उनकी हार है। ठीक है, अमित जी, आप क्या सोचते हैं? जो ये शुरुआती कमेंट आपका क्या रहेगा? ये जो पूरी तस्वीर बनी और उस तस्वीर में से, जैसा कि नीरज जी भी कह रहे हैं कि हार जीत में बड़ा दिल दिखा देना चाहिए था। राजनीति में बड़ा दिल दिखाना क्या होता है? अमित शाह चुनाव में नहीं लड़े क्या, कि राहुल गांधी ये मान ले कि हाँ ठीक है, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा? नहीं, तो चुनाव, संसद में चुनाव लड़ने की बात नहीं है। और बड़ा दिल दिखाने वाली बात से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। नीरज जी ने इतना कुछ कह दिया कि अब उसमें क्या ही आगे जोड़ा जाए, इतना शानदार उन्होंने कहा। लेकिन मेरा बचपन में ना ऋषि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो डिबेट कंपटीशन हुआ था कि नारी न मोहे नारी की रूपा। टॉपिक मुझे आज भी याद है कि उसका टॉपिक था कि नारी अपने रूप से नहीं अपने कर्म से मोहती है, और उसके अगेंस्ट में था कि नारी अपने कर्म से नहीं अपने रूप से मोहती है। मैं नारी के कर्म से मोहित होने वाले हिस्से में डिबेटर था, मुझे प्राइज़ मिला था। ये सब ना स्कूल में, कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन होता है। संसद में ना डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है
कि कौन अच्छा तगड़ा बोला, कौन कमजोर बोला, मुद्दे क्या उठाए गए संसद में, उन मुद्दों पर, प्रतिपक्ष के मुद्दों पर क्या सत्ता पक्ष ने जवाब दिया या सत्ता पक्ष केवल मामले को दिग्भ्रमित करता रह गया, इस तरह की अगर बातें हो ना तब इसमें कोई नेतार्थ तलाशा जा सकता नहीं है। तो फिर इसमें डिबेटर थोड़े नहीं चुनना है देश ने डिबेटर नहीं चुना है ना, देश ने सांसद चुने हैं। सत्ता पक्ष का सांसद चुना है, विपक्ष का सांसद चुना है, तो एक सरकार चल रही है और एक विपक्ष वहां पर डिबेट कर रहा है। सवाल हो रहा है कि एसआईआर पर चुनाव किस पर बहस थी? चुनाव सुधार पर बहस थी। चुनाव सुधार का हिस्सा है एसआईआर, यही कहा जाएगा ना। तो जब एसआईआर पर बात आ रही है तो अमित शाह जी जवाब दे रहे हैं क्या? नोट कीजिएगा, हमारे दर्शक भी नोट करें। कह रहे हैं ये घुसपैठी भगाने की कवायद है। तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? चुनाव आयोग घुसपैठिया भगाने के लिए बैठाया गया है। इस जवाब पर आप ताली बजाई कि वाह क्या शेर मारा, तो ये भैया जो कर रहे हैं उन्हीं से हो पाएगा अगर मेरिट की बात नहीं की तो जाए। घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय चुनाव की है आयोग की ना। नहीं ना है वो जिम्मेदारी, तो ऐसा यार गृह मंत्रालय नहीं करा तो रहा चुनाव है ना। आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव ना कि आयोग फर्जी करा आदमी रहा है वोट ना। नहीं दे। ये वही आरोप को चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो है ना कि फर्जी आदमी वोट नहीं दे। जी, ये जिम्मेदारी है ना, तो इसकी घुसपैठी जांच तो भगाने करेगा। की जिम्मेदारी जो शख्स खड़ा होकर तो वहां उसको कह जांच का रहा भी है। अधिकार छीन लीजिएगा 11 उसका। साल से घुसपैठिया इस देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है क्या? अमित शाह ये कह रहे हैं संसद में, देश को ये बताने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह कि 11 साल से इस देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं तो घुसपैठिए वोट देके उन्हें जिता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, 11 साल से आपकी सरकार है, आप जितनी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है आपके हाथ में है, घुसपैठी हवा में अवतरित हो जा रहे हैं, ये आप बताना चाहते। अपनी नाकामी को चीख चीख के बयां कर रहे हैं। और जो नीरज जी ने कहा कि एग्रेशन ये कमजोर की निशानी है भाई, आप अपनी नाकामी को चीख के ढक लेंगे, आप एक्सपोज हो रहे हैं बेसिकली मेरी नजर में। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो है मैं जो अपनी बात माननीय कंप्लीट सांसद कर है, लूं, मैं माननीय अपनी बात सांसद। कंप्लीट कर लूं, अच्छा, ठीक फिर है। रूपक जी भी आएंगे, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि देश का मौसम खराब है, देश की आबो हवा में पोल्यूशन है, आप कह रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे भाई जवाब है, इस पर ताली बजाए तो इस पर भक्त ताली बजा सकते हैं। इस पर कोई एक तार्किक व्यक्ति ताली नहीं पीट सकता है कि आपसे सवाल पूछा जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बात को उठाया है, चलिए डिबेट कर लो, तो कहे कि अरे हम तय करेंगे क्या बोलना है। ये जवाब है? ये इसका जवाब नहीं है। जवाब तो वो है, आप चुनाव आयोग की तरफ से, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं कि देश के गृह मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया हटाने की कवायद चुनाव आयोग कर रहा है, तो आपको किस लिए पद पर बैठाया गया है? आपका काम है घुसपैठी हटाना, आपका काम है देश में घुसपैठ रोकना। आप संसद में चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं इस बात पर कि देश में घुसपैठिए हैं। वाह जी वाह, 11 साल से आप घुसपैठी नहीं हटा पाए। ठीक है रूपक जी, क्या है ओपनिंग रिमार्क आपका इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर? ये जो इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर जो डिबेट अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में हुई, जिसकी डिबेट तो बहुत सारे लोगों के बीच में ही हुई, लेकिन शायद पिछले 10-1 साल में ये पहला मामला था जो बिल्कुल राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह था, आई टू आई, फेस टू फेस। मतलब महिला आरक्षण पे भी मुझे याद आता है, महिला आरक्षण पे भी प्रधानमंत्री अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा था और एक और मामला था, लेकिन ये एग्रेशन नहीं था। हाँ, तो ये बात है। देखिए, वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने कैंपेन चलाया है ना, उसमें वो उन्होंने शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी की भी फोटो लगाई, मोदी की भी लगाई और अमित शाह की भी लगाई, और जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाते हैं वो उसका निशाना बीजेपी ही होता है। और कौन नहीं जानता कि बीजेपी में अमित शाह जो है वो चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। तो ये वोट चोरी का सारा मामला जो है राहुल गांधी वाया चुनाव आयोग अमित शाह ही है। तो इसलिए अब एक खबर आई कि वो जब अमित शाह जी भाषण दे रहे थे तब 102 डिग्री का बुखार लगा हुआ था, जिसकी अलग अलग तरह से उन्होंने राहुल गांधी ने भी किया कि प्रेशर में दिख रहे थे या जो भी चल रहे थे। लेकिन ये जो अब लड़ाई, जो वोट चोरी वाली जो लड़ाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल वर्सेस मोदी नहीं, ये अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी की तरफ से जाएगी। और शायद इसीलिए अमित शाह ने ये मौका अपने हाथ में लिया कि राहुल गांधी को अगर जवाब देना है तो मेरी तरफ से ये जवाब होगा। अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने क्या पॉइंट्स उठाए और अमित शाह की तरफ से क्या जवाब दो, वो एक अलग मुद्दा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो तो यही था ना कि चुनाव ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। आपने क्यों नियम बदल दिए कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट हो जाएगा? आपने क्यों 2023 में कानून बना दिया कि सीईसी और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इम्यूनिटी मिलेगी? और तो ऐसे मुद्दे, इन सीजीआई को हटा दिया। तो ये सारे जो मुद्दे थे ना, उस पर अमित शाह
के पास ये एक मौका था कि पॉइंट टू पॉइंट वो जवाब देते, लेकिन मामला कहाँ चला गया, वो अमित शाह वैसा करता नहीं है, लेकिन वो भी पहुँच गए नेहरू तक, उसमें फिर इंदिरा गांधी भी आ गई और राजीव गांधी भी आ गए। तो इंदिरा गांधी और नेहरू के ज़माने में भी वोट चोरी और चुनाव में धांधली के आरोप लगते हों, लेकिन वोट चोरी का आरोप कभी नेहरू पर और इंदिरा गांधी पर लगा, ये एक नई खोज थी। नहीं, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, जो ऐतिहासिक कोट अनकोट ऐतिहासिक रूप से जो अमित शाह ने आंकड़े पेश किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के चुनाव को लेकर जो कांग्रेस कमेटी में हुआ, एक सेकंड, बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी के चुनाव मैनिपुलेशन को लेकर बात हुआ। निशिकांत दुबे हैं, एक बीजेपी के सांसद, झारखंड से आते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स कोट किए, जिसको मतलब अंडरलाइन करना चाहिए कि सत्ता प्रभावित कैसे की गई, सत्ता से कैसे लोगों को प्रभावित किया गया। कि आप सीईसी थे, रिटायरमेंट के बाद तुरंत आप राज्यपाल बना दिए जाते हैं, सीईसी थे या चीफ जस्टिस थे, सुपरसीड कर दिया गया 4-4 लोगों को अपने आदमी बिठाने के लिए। आप चुनाव आयुक्त थे, आपको जाके सीधे चुनाव लड़वा दिया गया फिर तो, और वो उसमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम है इंदौर में। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पहले ये तो स्वीकार कर लेना जो आरोप है कि हाँ ठीक है, ये तथ्यात्मक रूप से चीजें हुई हैं। दूसरी बात जो मुझे जो समझ में आ रही है कि जो बार बार इम्यूनिटी देने की बात हो रही है या इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बचा रहे, मैं ये कह रहा हूं कि इसका काउंटर आर्गुमेंट मैं ऐसे क्यों नहीं देखूं कि एक सरकार आई है फुल मैंडेट के साथ 2014 के बाद से, और वर्किंग कल्चर वो देश का बदलने की कोशिश कर रही है। उससे लग रहा है कि इस तरीके से करने से देश ज्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगा। ये बिल्कुल उनकी सोच हो सकती थी, लेकिन ये ऋषि क्या ये लॉजिकल हो सकता है कि जहां महादेवपुरा में वोटर लिस्ट में धांधली का जब सवाल उठा हो, तब आप ये सवाल उठा रहे हो कि नेहरू और पटेल के बीच में जो इलेक्शन और सिलेक्शन हुआ था, वो मुद्दा जो है वो 60-70 साल के बाद, आप जब ये मसला चल रहा है कि इस समय ईवीएम पर सवाल हैं, सीसीटीवी आपने बंद कर दिए या उसको स्टोरेज करने के नियम आपने बदल दिए, तब ये महादेवपुरा की टक्कर में नेहरू पटेल। नहीं, मेरा सवाल ये है इस पर, तो बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आरोप पहले स्वीकार क्यों नहीं कर ले कांग्रेस? कैसे स्वीकार कर ले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव आज देश में लोकतंत्र में संसद और प्रधानमंत्री के चुनाव इक्वेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन वो हुआ ये तो मान लेना चाहिए। अध्यक्ष चुना जा रहा था तो जनसंघ से पूछ के चुना जाता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछ के चुना जाता। मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी अपना अध्यक्ष, तो पहले क्या स्वीकारिए कि वोटिंग हुआ था, कि जो हुआ था तथ्य गलत है। गलत तथ्य कैसे स्वीकार कर ले? वोटिंग हुआ ही नहीं था। महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन पर पंडित नेहरू को एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसमें भाई भाजपाइयों को क्या दिक्कत हो रही है? पहली बात प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और नीरज जी, नेहरू इससे पहले भी बन चुके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पटेल इससे पहले भी बन चुके थे। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि पटेल पहले नहीं थे। एक मिनट भैया, मेरी बात तो सुन लेने दीजिए कि जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे, कि कोई केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है अब तो, कि वो अध्यक्ष नए बन जाएंगे, कि उत्तर प्रदेश में बीएल वर्मा अध्यक्ष बन जाएंगे। इससे कांग्रेस को क्या मतलब होना चाहिए? भाजपा जिसको मन करे उसको अपना अध्यक्ष बनाए। इससे प्रधानमंत्री के चुनाव में धांधली हो रहा है, चुनाव आयोग धांधली कर रही, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, इससे इसकी क्या तुलना है कि कोई राजनीतिक दल अपना अध्यक्ष चुन रहा है? वही तो कह रहे हैं कि बेसिर पैर का जवाब दे रहे थे रूपक जी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में इस बात को कह रहे हैं, अपना उनका जो अंदाजे बयां है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि बेसिर पैर का जवाब है ना ये। देश में सरकार चुनने का जो चुनाव है, उसकी तुलना आप राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के, वो भी 60 साल पहले। गजब हाल है। 60 साल 70 साल पहले जो चीजें हुई, एक राजनीतिक दल के अपने उसके अधिकार हैं, अपना उसका तरीका है। उस राजनीतिक दल के पास 1885 की लीगेसी है, जिसमें एओ ह्यूम से लेकर तमाम बड़े बड़े पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर जो हुआ उसको खारिज कर दीजिएगा। कृपलानी, मतलब आचार्य कृपलानी से लेकर तमाम लोग रहे। इंदिरा गांधी के टाइम जो हुआ उसको खारिज कर दीजिएगा। मेरे गाजीपुर के अंसारी साहब उसके अध्यक्ष रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम लोग अध्यक्ष। इंदिरा गांधी के इस समय एक सवाल जो है, एक सवाल जो ये इस समय इमीडिएटली कोई अब 2-4 महीने में कोई चुनाव नहीं होने वाला, अगले साल वो चुनाव होने। इस समय जो सवाल है कि चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं उसकी विश्वसनीयता पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, और जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन इसके लिए कोई फैक्ट शीट जो है वो रखी नहीं जा रही है। 50 साल पहले क्या हुआ उससे राहुल गांधी सही साबित नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी 50 साल पहले नहीं थे। ठीक है, उस पार्टी और उस परिवार की लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मसला ये है कि क्या राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए, या उनके डिमांड या उनके सवाल
नहीं तो फिर गलत साबित कांग्रेस करने जो के लिए मांग क्या ये कांग्रेस निर्णय की हो जो सकता मांगे है कि हैं 45 सरकार उसको मान लेगी तो फिर ये सरकार अच्छी हो नहीं, ये जाएगी। देखिए नेहरू इंदिरा गांधी इस सवाल पे अगर कुतर्क ही करना है ना तो ये इस तरह का कुतर्क है कि मेरे दादा बिना हेलमेट के चलते थे, पुलिस चालान मेरा काट दे रही है। हाँ, ये कोई बात है जी? आज आप हर बात पे नेहरू ये करते थे, हर बात पे इंदिरा गांधी ये करती थी, मेरे दादा बिना हेलमेट के चलते थे इसलिए अगले चौराहे पे चालान मेरा कट जा रहा है। चलिए भाई, अगर यही तर्क और कुतर्क का आलम है तो इसको इसी पे लिया जाएगा। चलिए, ये सवाल तो है ही है ना कि भाई जब आपको इलेक्शन कमीशन सीईसी का जब इलेक्शन करना था तो 2023 में आपने क्यों कानून अमेंड किए और क्यों चीफ जस्टिस जो कि एक न्यूट्रल व्यक्ति माने जा सकते हैं उनको ही आपने हटा दिया? उस समय तक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे। अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता होता है हो सकता है तो एलओपी वाला प्रोविजन भी खत्म हो जाता। दूसरा सवाल है कि जो सीसीटीवी रिस्टोर करने का वो अगर राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि वोटर मशीन रीडेबल होनी चाहिए तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये कर सकते हैं आप। नहीं तो ये एक जरूरी नहीं कि BJP संसद के की लिए- बहस अच्छा, में इसका बीजेपी विचार हो। सरकार में है, बीजेपी सरकार में है, राहुल गांधी मांगे कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की मांगे मान लेंगी अगर ये सरकार, तभी ये सरकार पारदर्शी और अच्छी कही जाएगी, या इसका वर्किंग मैकेनिज्म? राहुल गांधी सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने एक चलती हुई व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्था उस पर एक गंभीर सवाल उठाए हैं और उस सवाल के साथ उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग फैक्ट ऑफ तस्वीरों के साथ और ईपीआईसी नंबर्स के साथ सबूत दिए हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट उसका काउंटर होना चाहिए कि भाई उन्होंने ये वोटर आईडी इस वोटर के बारे में दी थी, उसकी जानकारी उनकी जानकारी गलत है क्योंकि फैक्ट ये है। ये सरकार ने नहीं किया, ये चुनाव आयोग ने नहीं किया। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी आपने तुरंत एक स्टेटमेंट डाल दिया कि जो भी कहा जी गलत कहा। नहीं, राहुल गांधी क्या ये मांग कर रहे हैं कि उनके आवास में बढ़िया संगमरमर की ईंट लगवा दी जाए? ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट कर दी जाए। अपने लिए राहुल गांधी कुछ मांग कर रहे हैं कि भाजपा उस पर कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो आप कुछ खिलौने मांग रहे हैं, जो सो कॉल्ड छवि बनाते हैं राहुल गांधी की, कोई खिलौना अपने लिए मांग रहे हैं? नहीं ना, राहुल गांधी देश के संवैधानिक प्रक्रिया पर कुछ सवाल उठा रहे हैं, जो उनके पास कथित तौर पर कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, उसकी वो जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जो कि देश के हित से जुड़ी हुई बात है। तो ये मांग को सरकार मानकर छोटा हो जाएगी ऐसा तो है नहीं। तो राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत हो गया है इस दिल्ली एनसीआर में, इस पूरे देश में हमारे बच्चों के लंग्स पंचर हो रहे हैं, हमारे लोगों को, युवाओं को कैंसर हो रहा है, पूरा एम्स भरा पड़ा है कैंसर वार्ड, कैंसर के मरीजों से, तमाम एम्स, तमाम जिला अस्पताल, हमारे बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आओ इस पर बात करो। तो सरकार मांग लगी, इस मांग को तो छोटी हो जाएगी सरकार। आपको लगता है ये देश हित की बात नहीं है? राहुल गांधी की कही हुई बात को मान लेने में बुराई हो जाएगी, आप छोटे हो जाएंगे। कर देना, सिर्फ इस बात पे खारिज कर देना कि वो राहुल गांधी ने कही है या विपक्ष के नेता ने कही। ठीक है, ठीक है, चलिए। राहुल गांधी का ना भाषण में एक बात नोटिस करने वाली है, जो बीजेपी की लाइन पर उन्होंने भी वोट चोरी को ना कहा देशद्रोही काम बताया है, जो कि काफी मिलता जुलता है। लेकिन अगर ये वोट चोरी हो रही है, अगर हो जांच रही है के तो? बाद अगर सामने आए कि वोट चोरी हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह का काम है ही। इसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ये देशद्रोह और ये सारी चीजें उसमें अभी तक शामिल नहीं रही है। तो इस भाषण में एक जो लाइन बीजेपी की रही है उससे काफी करीब बहुत दिखे पुराना दोहा है ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत का असर तो पड़ेगा ना रूपक जी, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्लोजिंग कमेंट एक सवाल के साथ, जो अमित शाह ने आरोप लगाया, कहा कि आप कुछ जगह चुनाव जीत जा रहे हैं तो सब ठीक है, और ज़्यादातर जगह चुनाव हार जा रहे हैं, तो इस बौखलाहट में आप इस तरह के जो कागजात हैं, नंबरों की हेरा फेरी है, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं ताकि सरकार के इमेज को आप जो है वो धूमिल कर सके। और कोशिश जहां ये होनी चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ता जोड़े, आप अपने ग्राउंड वर्कर्स के साथ अच्छा काम करें, उसके जगह पर आप इस तरह के तर्कहीन माहौल बना रहे हैं। तो नीरज जी, क्लोजिंग कमेंट और इस सवाल का जवाब भी साथ में। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें वो कर्नाटका का ही एग्जांपल लेके आए थे ना। तो पर कर्नाटका में तो कांग्रेस जीती है, लेकिन उस वक्त तो लेकिन उस वक्त तो कोई हल्ला नहीं हुआ ना, हरियाणा आपका हिमाचल के भी चुनाव में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आपको कम से कम ये ग्रेस मार्क देना पड़ेगा ना कि जहां जीते हैं वहां के चुनाव को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। तो ये इल्जाम जो बार बार लगाया जाता है कि जहां आप जीतते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक है और जहां हारते हैं वहां चुनाव आयोग गलत है, तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी तो सबसे पहले कर्नाटका का एग्जाम्पल लेकर आए कि
यहाँ पर वोट चोरी के उदाहरण मिलते हैं और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो इसलिए ये खारिज हो जाता है। देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आप एक मुहिम चलाकर किसी बात को गलत साबित करना चाहते हैं या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए एक चर्चा के बाद तर्क वितर्क के आधार पर उसको खारिज करना चाहते हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दरअसल बात, मुद्दा किसका सही है, मुद्दा किसका गलत है, हम भी यहाँ से शुरू नहीं हुए थे। बात ये है दरअसल कि सरकार के पूरे एटीट्यूड में, पूरे बिहेवियर में ये दिखता है कि विपक्ष होता कौन है सवाल पूछने वाला। जो हमने कही वही सही, ये जो एक एटीट्यूड दिखता है, ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे का सिग्नल है। आप देखिए ना, पुरानी आप याद कीजिए कहाँ से, जैसे ऐसा लगता है कि पुरानी परंपराओं, पुरानी बहसों को जब हम याद करते हैं, याद कीजिए विपक्ष में सुषमा स्वराज बैठी हुई थी और उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, हमें ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हाँ, वो इस अंदाज में सवाल उठा रहे। मनमोहन सिंह ने जवाब दिया कि तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो ये भी एक अंदाज था। तब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, बीजेपी विपक्ष में थी। तो कुल मिलाकर मुद्दों पर बहस होना तो बहुत दूर की बात है। ये जो एक सरकार की तरफ से जो ये एक एटीट्यूड दिखता है कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं पूछेंगी, ये मुझे लगता है कि एक खतरे की घंटी है और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इसको सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, अमीश, आपका क्लोजिंग रिमार्क इस सवाल के जवाब के साथ। देखिए, मैं नीरज जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि सवाल पूछने का हक और उस सवाल पर बड़े सभ्य तरीके से जवाब पाने का हक, कम से कम सभ्यता ने हमें यही सिखाया है। आपसी संवाद में लोकतंत्र सभ्यता की ने एक यात्रा है, चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रही यात्रा को, ह्यूमन डिग्निटी को एकदम टॉप पर पहुंचाने की यात्रा का एक पड़ाव है लोकतंत्र। इस यात्रा को और आगे जाना है, और जो नीरज जी उदाहरण दे रहे थे सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उस उदाहरण की वजह से इसको समझा जा सकता है कि एक हेल्दी संवाद, बिना एग्रेशन में आए हुए कही गई बात, तथ्यात्मक बात, देश की संसद में खड़े होकर झूठ न बोलने की जो आपने कसम खाई है, उस कसम पर आपका कायम रखना आपके जेस्चर को, आपके ग्रेस को बढ़ाता है, आगे ले जाता है। आप इसलिए नहीं कि आपका आईटी सेल आपके भाषण को ट्विटर पर वायरल कर दे रहा है, यूट्यूब पर वायरल कर दे रहा है, इंस्टाग्राम पर वायरल कर दे रहा है तो आप महान नेता बन जा रहे हैं। इसलिए देश आपको याद नहीं रखता है। देश आपको याद रखता है कि जो देश के मुद्दे थे, जो देश के वर्तमान के मुद्दे हैं, वो सरकार ने उसको टैकल किया कि नहीं किया। अगर वो आतंकवाद का मुद्दा इस देश का है कि दिल्ली में आतंकी घटना हो जा रही है, तो देश के बतौर गृह मंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको देश इसलिए याद रखेगा कि आपने टैकल किया था कि नहीं किया था। अगर देश में पोल्यूशन की समस्या है तो मौजूदा सरकार को देश इसलिए याद करेगा कि वो बहुत अच्छा चुनाव जीत जाते थे अपने भाषण से, इसलिए नहीं याद करेगा। उन्होंने कितना अच्छा एंटी पोल्यूशन एक योजना ला दी और एक फ्रेमवर्क ला दिया कि देश का आकाश नीला नीला दिखने लगा और हमारे लोगों को अच्छी सांस आने लगी। इतिहास में आपको इसलिए याद किया जाएगा, तो बतौर क्रोधी वक्ता के तौर पर मत याद किए जाएं आप, झूठ बोलने वाले नेता के तौर पर न याद किए जाएं आप। इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक्स को, जो वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखिए। विपक्ष जो बात पूछ रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, रूपक जी, आपका आखिरी कमेंट। जिन लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि सरकार और विपक्ष जो है वो बड़ा कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करें, तो आज ही राहुल गांधी ने सुबह लोकसभा में प्रदूषण के सवाल को उठाते हुए कहा कि हम लोग डिबेट करेंगे और तू मैं नहीं करेंगे कि मैंने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, इस टाइप की बात। लेकिन जो चुनाव आयोग, चुनाव सुधार और वोट चोरी वाले मुद्दे हैं, देखिए इसका फ़िलहाल ना कुछ होना जाना लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने मामले सुप्रीम कोर्ट भी, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होना, अगर कोई फैसला होना है तो चुनाव आयोग को अपने में कोई कमी दिखती नहीं। बीजेपी को क्या पड़ी है कि वो अपने पर उसको ले। चुनाव आयोग का मसला अभी तक जितना ईवीएम, वोटर लिस्ट, वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वहां से अभी तक विपक्ष को, राहुल गांधी की साइड के जो समर्थक हैं, उनको कोई राहत मिली नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। चुनाव आयोग और गणेश कुमार का भी कार्यकाल जो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। अब सवाल ये है कि इसका पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान जो है वो किसको मिलने वाला है। तो अगर
राहुल गांधी का आरोप सही है कि वोट चोरी से ही चुनाव हो रहे हैं, तो फिर मान लेना चाहिए कि 26 में जो 3-4 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसका भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर कोई ड्रास्टिक चेंज उसमें आता है, अगर पैटर्न चुनाव का कुछ बदल जाता है, तो फिर हो सकता है ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाए कि चुनाव आयोग और वोट चोरी और ईवीएम ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ कहने कमाने वाली बातें थी, और बीजेपी का आर्गूमेंट ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि चुनाव हार जाते हैं इसलिए कहते हैं कि ईवीएम ख़राब है, चुनाव आयोग में गड़बड़ी है, ये फलाना ढिकाना। तो अभी ये चर्चा चलती रहेगी, ये डिबेट बना रहेगा। अब राहुल गांधी के लिए भी थोड़ा मुश्किल है कि कितना आगे तक इसको सस्टेन करेंगे, ये ज़रा देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस गर्मा गर्मी के एपिसोड में हमने ये समझने की कोशिश की कि अमित शाह ने जिस तरीके से राहुल गांधी को काउंटर किया वो क्या वाकई में डिफेंस मैकेनिज्म था, या वाकई में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो इतने हल्के आरोप हैं कि जिसको इसी तरीके से खारिज कर दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए। देखते रहिए न्यूज़ तक की गर्मा गर्मी।